एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड द लैक ऑफ ट्रॉन, जो कि आई थिंक इस पूरे चैप्टर का सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो यही है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यही चीज समझ नहीं आती है। जो लैक ऑफ ट्रॉन से पहले एक पैरा दे रखा है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसे समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम देखते हैं यूकैरियोट्स में। मतलब कि जो जीन एक्सप्रेस होगा उसका रेगुलेशन क्या, मतलब अभी देखेंगे। एकदम आप ध्यान से देखिए कि यूकैरियोट्स में हम 4 लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। किस किस पर? फर्स्ट तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पिछले लेक्चर में मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई थी, लास्ट में आज अच्छे लिखने की ट्राई करूंगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मींस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मींस जब mRNA बनता है DNA से, वहां पे रेगुलेट हो सकता है जीन एक्सप्रेशन। दूसरा, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल मींस स्प्लाइसिंग, क्योंकि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है ना, तो स्प्लाइसिंग के टाइम पे भी हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड इज व्हाट? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA, कौन सा? mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा था ना, यूकैरियोट्स में तो डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के। तो जो mRNA न्यूक्लियस में बनता है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। फोर्थ लेवल जहां पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किया जा सकता है वो है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, राइट। ये यूकैरियोट्स में हमने 4 लेवल देख लिए। अब प्रोकैरियोट्स की बात करें अगर हम, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में जो है वो रेगुलेशन एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल वो प्रीडोमिनेंट साइट है, राइट। ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे या ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट। मतलब कि अभी समझते हैं, इज प्रीडोमिनेंट साइट। यहां पे प्रोकैरियोट के केस में हम केवल एक ही लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोकैरियोट में ना तो स्प्लाइसिंग होती, हमने पढ़ा था। दूसरी चीज, ना ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA होता, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में होता है। न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस होते हैं ना, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल भी हो जाते हैं, मतलब एक साथ साथ हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, पीछे जो mRNA आ रहा है उसका ट्रांसलेशन होता जा रहा है। दूसरी चीज, ट्रांसलेशन भी इतनी प्रीडोमिनेंट साइट नहीं है, ट्रांसक्रिप्शनल जो है वो प्रीडोमिनेंट साइट है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम? देखो, 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं हमारे अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट। कॉन्स्टिट्यूटिव ऐसे जीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस करते जा रहे हैं, यानी कि mRNA बना वो एक्सप्रेस होगा, राइट। जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहें, एक्सप्रेस करें। और नॉन कॉन्सिक्यूटिव जीन्स वो होते हैं
जो कभी कभी एक्सप्रेस करें, कभी कभी, राइट। अब कभी कभी में कब करेंगे, जब उनकी जरूरत होगी। अब कब जरूरत होगी, एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं इसे रफ करूं इधर का, तो ई कोलाई की बात करेंगे हम। देखो सबसे फेमस बैक्टीरिया जो हम पूरी जेनेटिक्स या बायोटेक में पढ़ते हैं वो मोस्टली ई कोलाई है। तो यहाँ पे भी हम ई कोलाई की बात करेंगे। ई कोलाई में क्या होता है, देखो एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम कैसे बनेगा, कोई एमआरएनए एक्सप्रेस करेगा तभी तो एंजाइम बनेगा। एंजाइम क्या है भाई, प्रोटीन ही तो है, और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से ही तो प्रोटीन बनता है, वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम क्या करता है, ये जो है लैक्टोज को, लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड, डिटेल में आपने वहां पे पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसे, डाइसैकेराइड की स्पेलिंग गलत होगी देख लेना। बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे देखा होगा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ता है किस चीज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, राइट। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई में कब सिंथेसाइज होना चाहिए, जबकि लैक्टोज प्रेजेंट हो, क्योंकि ये लैक्टोज को तोड़ेगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है और ये एंजाइम सिंथेसाइज होता जा रहा है तो क्या फायदा, किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि एक्ट तो ये ओवरऑल लैक्टोज पर ही करेगा। तो ये हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं, और कब एक्सप्रेस करते हैं वो हमने देख लिया, जब उनकी जरूरत होती है। तो इससे हम पूरा एक क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड environmental factors that regulate expression of a gene, मतलब कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो एमआरएनए होगा वो एक्सप्रेस करके ये एंजाइम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये डिपेंड करता है ऑन द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। एक और चीज दे रखी है एनसीईआरटी में, वो दे रखा है कि द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो टू अडल्ट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ coordinated regulation of expression of several sets of gene। मतलब अभी देखेंगे, देखो ऑफ जीन, एम्ब्रियो क्या होता है, देखो जब गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो, देन जो जाइगोट एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टी सेलुलर, जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है, मींस उसका डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन। जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल से कितना डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कि उसके ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट जो फंक्शन करेंगे, हैंड, हार्ट, लंग्स, राइट। एक सिंगल सेल से ही इतना सब कुछ डिफरेंशिएट करके बन रहा है। कैसे बनता है, ये बनता है बाय द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन, बहुत ही प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होता है, बहुत सारे जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, तब जाके ये एम्ब्रियो जो है अडल्ट
बनता है, राइट। हमने एक चीज पढ़ी थी पहले लेक्चर्स में, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। आज वो देखते हैं। देखो मोनोसिस्टोनिक मैंने बताया था क्या, जब एक रेगुलेटर जो है एक ही जीन को रेगुलेट करे, राइट। और ये जो है यूकैरियोट्स में ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसे होता है, देखो एक प्रमोटर, एक ये टर्मिनेटर, इसके बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। तो एक स्ट्रक्चरल जीन जो है एक ही प्रमोटर से रेगुलेट हो रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट। पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, अब जो कि प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया में होता है। देखो ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल जीन नहीं है, यहाँ पे 2-3 स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। ये स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3, ये एक्सप्रेस करके ट्रांसलेट करके एक एंजाइम बनाएगा E1, इसे कहा E2, इसे कहा E3, राइट। एक सिंगल प्रमोटर जब रेगुलेट कर रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more genes, ये structural genes, then this arrangement is called polycistronic। ओके, ये क्लियर हो गया। एक चीज आती है ऑपरोन क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। ये दोनों पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे लैक ऑपरोन में। देखो ऑपरोन क्या होता है, ऑपरोन ऐसा अरेंजमेंट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ, देखो डेफिनेशन से अगर समझ नहीं आए तो अभी जब लैक ऑपरोन समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ 2 or more structural gene, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि एक ऑपरोन है। मतलब कि एक रेगुलेटरी जीन होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा, मींस प्रोडक्ट क्या होगा, जीन है, mRNA बनेगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो इस किसी 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है तो मतलब ऑपरोन कहलाएगा। अभी आने वाला है, बस उससे पहले ऑपरेटर और देखते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, स्पेलिंग गलत होगी देख लेना, दैट आर प्रेजेंट नियर और इन promoter that can affect the binding of क्या था, हाँ, the binding of RNA polymerase to the promoter। अभी ये तो हमने डेफिनेशन देखी, अब लैक ऑपरोन में बनाती हूँ। देखो जो डायग्राम दिया हुआ है इसे मैं रफ कर दूं। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये एक ऑपरोन है, ये प्रमोटर, ये रेगुलेटरी जीन आई जीन, भी बताऊंगी क्या है आई, राइट। ये दूसरा प्रमोटर, उसका ऑपरेटर, ये 3 जीन है यहाँ पे Z, Y, A, और ये हो गया टर्मिनेटर। ये है लैक ऑपरोन। देखो ये प्रमोटर जो है ये रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर ये रहा, और ऑपरेटर हमने पढ़ाई था ऐसे सीक्वेंसेस जो या तो प्रमोटर में ही प्रेजेंट हो या प्रमोटर के पास प्रेजेंट हो और अफेक्ट कर सकते हो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर। देखो कैसे,
ये क्या है, आई है एक रेगुलेटरी जीन, और आई नेम इसे इसलिए दिया है क्योंकि इसका मतलब होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर मीन्स क्या होता है, ये जो है बनाएगा एक रिप्रेसर। इसे मैं रफ कर दूं नीचे वाले को, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा इसके बाद, बस 5-10 मिनट दो मुझे। ये एक जीन है, ये एमआरएनए बनाएगा। इस एमआरएनए को हमने कहा क्या, रिप्रेसर एमआरएनए। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए हमारा बन गया। रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेट करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। अभी बताऊंगी ये ZY ये क्या क्या है। देखो पहले ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, अब क्या होगा, नॉर्मली सेल्स में मतलब ई कोलाई के आसपास या अंदर जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जैसे ही ये बाइंड करेगा, अब ये इनहिबिट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग प्रोमोटर से। मतलब कि जो आरएनए पॉलीमरेज बेचारा आ रहा था, इधर से लाते हैं इसे, आरएनए पॉलीमरेज बड़ा खुश, चलो भाई ट्रांसक्रिप्शन करूंगा मैं। किसकी करूंगा, इन जीन्स की। ये जीन्स क्या है, देखो Z जो है वो करके मतलब ये ट्रांसक्राइब करके, पहले ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा, फिर फाइनली जो प्रोटीन या एंजाइम बनता है वो Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई में। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हमने फंक्शन पढ़ा है, लैक्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाई जीन परमीज के लिए कोड करेगा एंड ए ट्रांस एसिटाइलेज। परमीज का काम क्या होता है, परमीज का काम होता है जो ई कोलाई है उसके सपोज मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो मीडियम से सेल के अंदर लाने का काम करेगा परमीज। ठीक है, और ट्रांस एसिटाइलेज भी इस ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब कि लैक्टोज के डाइजेशन में, उसे कन्वर्ट करने में इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्योंकि जब देखो जब ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिलता, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और मीडियम में लैक्टोज एनवायरमेंट है तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज से एनर्जी निकालता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से। देखो अब ये इन सब का पता चल गया, ये तो है ही टर्मिनेटर। ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करा ऑपरेटर से। अब जो बेचारा आरएनए पॉलीमरेज मजे में आ रहा है, वो मैं करूंगा ट्रांसक्राइब इन तीनों को, मैं बनाऊंगा एंजाइम। पहले ही ये बाइंड होके बैठा है, ये इसे भगा देगा, ये बाइंड नहीं होने देगा, तो आरएनए पॉलीमरेज बेचारा चला गया। ठीक है, ये ट्रांसक्राइब भी नहीं हुए। क्यों, जब आरएनए पॉलीमरेज आता तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होती है इनकी, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस। अब आरएनए पॉलीमरेज को आया गुस्सा, बहुत देर हो गई भाई, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, क्या क्या नाटक है ये मेरी कोई इज्जत है नहीं है। ये देखो ऑपरेटर है ZYA, ई कोलाई। ठीक है, लैक्टोज आ गया अब इसके अंदर। अब लैक्टोज एक्ट करेगा इंड्यूसर की तरह, लैक्टोज एक्ट करेगा इंड्यूसर की तरह। यहाँ पे जो आई है उसका मतलब है इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिट कर रहा है ना आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने से। इंड्यूसर की तरह कैसे एक्ट करेगा लैक्टोज, अब देखेंगे। ये फिर से एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए, मैंने खाली एमआरएनए लिख दिया। फिर से रिप्रेसर बनाएगा, ये बना हमारा रिप्रेसर। अब रिप्रेसर जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड होने जाएगा, लेकिन अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये कहेगा भाई इधर कहाँ जा रहे हो, मैं तो हूं इधर। ये आ जाएगा इसके पास लैक्टोज, और लैक्टोज इससे बाइंड होके इसे इनएक्टिवेट कर देगा, राइट। लैक्टोज जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है, बाइंड टू
टू, क्या लिख रही हूं मैं, टू रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट इट, उसे इनएक्टिवेट कर देगा तो अब ये यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, ये यहीं रुक जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज फिर से आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज अब बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया क्योंकि अब कोई रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि रिप्रेसर को जो है वो इनएक्टिवेट कर दिया है लैक्टोज ने, लैक्टोज प्रेजेंट था। अब मजे से आएगा आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यहाँ पे इसका आरएनए बनेगा, इसका आरएनए बनेगा, राइट, एमआरएनए, और फिर ये ट्रांसक्राइब हो गया, ट्रांसलेट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। याद होना चाहिए, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, राइट, मैचिंग के फॉर्म में कि जेड किसे कोड करता है, वाई किसे करता है, ये परमीज और ये ट्रांसएसिटाइलेज। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर आपके दिमाग में आई हो तो ये जो है मतलब लैक्टोज इनएक्टिवेट तभी करेगा जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा। अब लैक्टोज सेल के अंदर आने के लिए परमीज प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि परमीज ही तो लैक्टोज को सेल में अंदर लेकर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अ वेरी लो एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये बहुत ही लो एक्सप्रेशन जो है इसका हमेशा होता रहता है, बहुत थोड़ा थोड़ा परमीज बनता रहता है, तभी तो जो लैक्टोज है वो अंदर आएगा, राइट। अब लैक्टोज अंदर आ गया, फिर और परमीज बन गया, फिर और आ जाएगा, राइट। तो अ वेरी लो expression of lactopron is always present in E. coli, right? एक चीज मैं भूल गई थी, ये लैकोप्रोन डिस्कवर किसने किया था, एक जेनेसिस्ट फ्रेंच जैकोब, कैसे कैसे नाम होते हैं यार, मेरे तो याद भी नहीं होते। उसके बाद एक बायोकेमिस्ट थे, यहाँ से भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कवरी पूछ लेता है कि लैकोप्रोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बायोकेमिस्ट कौन से थे, जैक्यू मोनोड, राइट, बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से देख लेना आराम से। ये हमने लैकोप्रोन के बारे में पूरा पढ़ लिया है और इतना ही है, आपको बस समझने की जरूरत है, मतलब कि ध्यान से लेक्चर देखने की, समझ तो आ ही जाएगा। हाँ, एक चीज रह गई वो कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्या मतलब कि दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय लैक्टोज इज नेगेटिव रेगुलेशन, इज नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। पॉजिटिव तरीके से भी ये करता है, मतलब ये भी करता है, पर वो अलग कंडीशन होती है, हमारे लेवल की बात नहीं है। और कुछ और ओप्रोन होते हैं, जैसे लैकोप्रोन है, वैसे ही हिस्टिडाइन ओप्रोन, ट्रिप्टोफैन ओप्रोन, पता नहीं कितने ओप्रोन होते हैं। कुछ जो है पॉजिटिवली भी एक्ट करते हैं और कुछ नेगेटिवली, राइट। तो लैकोप्रोन के बारे में जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया, राइट, और एनसीईआरटी में यही सब है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12 का, ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।